से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई क्योंकि बीजेपी ने यहां पर रिकाउंटिंग की मांग कर ली है। 57वें वोटों से जीत की बात यहां पर की जा रही है। अब देखना यह होगा कि किस दिशा में गोवा के जिला पंचायत चुनाव आगे बढ़ते हैं। कोलवा जेडपी सीट पर आपकी जीत सुनिश्चित। एंटोनियो फर्नांडिस 73 वोटों से जीते। रिकाउंटिंग के बाद नतीजे स्पष्ट, यानी रिकाउंटिंग भी हो गई है। कोलवा में आपका दबदबा। आखिरकार कोलवा से आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब रही है, जो डबल शून्य के साथ अभी तक टैली में आपको दिख रही थी। आखिरकार आम आदमी पार्टी के लिए एक छोटी सी राहत यहां पर एक सीट 50 में से उनके खाते में आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि बाकी करीब 24 से 25 सीटों के जो नतीजे आने हैं, उन नतीजों में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में कितनी सीटें जाती है। कांग्रेस की बात करें तो करीब 6 सीटों पे अभी तक कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कुछ और सीट है जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। और ये देखिए, ये जश्न की तस्वीरें लगातार आपको अलग अलग खेमों से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई उम्मीदवार जीतता है तो उसका परिवार, उसके समर्थक, कार्यकर्ता, उन सब में वो खुशी दिखती ही है। और गोवा में क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी भी अभी होनी है। और आज की जो जीत है, उस जीत ने और माहौल को बढ़ा दिया है, खासतौर से जो विनिंग कैंडिडेट है। लेकिन उनके खेमों में निराशा है, जो लोग हारे हैं। लेकिन ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान के चलिए, क्योंकि इस बार जेडपी चुनाव में जिस दमखम के साथ बीजेपी उतरी, उसके एक ही मायने थे कि बीजेपी अपनी ताकत को एक बार चेक करना चाहती है, परखना चाहती है, जांचना चाहती है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी गलती विपक्ष की रही। अगर विपक्ष एकजुट होकर अपनी ताकत को जांचता तो शायद ये नतीजे अलग होते। और अगर बीजेपी के नंबर यहां पर कम आते तो उससे बीजेपी के जो कार्यकर्ता, समर्थक है, उनका मनोबल टूटता और विपक्ष के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरता जो एक बन सकता था। लेकिन इस गुंजाइश को पूरी तरह से विपक्ष ने तोड़ दिया। आरजी, आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव मैदान में थे। गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस के इस गठबंधन का फायदा ज्यादा किसको मिला, गोवा फॉरवर्ड को या कांग्रेस को? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा मिलता दिख नहीं रहा है। हाँ, पिछले चुनाव के मुकाबले फिलहाल 2 सीटों पर लगातार देखिए अलग अलग उम्मीदवार जीत के बाद समर्थक, कार्यकर्ता खुशियां मनाते हुए, कंधों पर उठाकर ले जाते हुए, गले में फूल माला पहनाते हुए, ये तस्वीरें अब आपको अलग अलग जिला पंचायत से देखने को मिल रही है। क्योंकि अब जो रुझान थे वो नतीजों में बदलने शुरू हो गए हैं। तो राज टीवी पर आप लगातार अपडेट देख रहे हैं। उसका श्रेय, उसका क्रेडिट लेना नहीं भूलती और किस तरह से उसको एक बड़ा इवेंट बना देती है बीजेपी। ये बीजेपी की ही रणनीति है और इस रणनीति का तोड़ आज तक विपक्ष नहीं ढूंढ पाया। और यही एक खामी, कमी विपक्ष लगातार झेल रहा है। और उसी की वजह से एक के बाद एक हर चुनाव में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ रही है। तो लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो जीते हुए विनिंग कैंडिडेट्स, दवर्ली से फ्लोरियानो फर्नांडिस जीत हासिल की। कांग्रेस के उम्मीदवार थे सिद्धार्थ गाउंस देसाई, शेल्डे से जीते बीजेपी के उम्मीदवार। नामदेव बावली चारी होंडा से जीते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे। समीक्षा वामन नाइक उसगांव गांजे से जीती हैं, बीजेपी उम्मीदवार। तो एक बड़ी जीत जो है बीजेपी हासिल कर रही है। फ्रांजियाला सेलिना रॉड्रिग्स हैं कलंगूट से, बीजेपी के उम्मीदवार थी, उन्होंने भी एक अच्छी खासी जीत हासिल की है।
शुरुआत में पीछे चल रही थी। इनासीना लोइस पिंटो राया से जीती है गोवा फॉरवर्ड पार्टी की एकमात्र अभी तक की जो विनिंग कैंडिडेट है। गोवा फॉरवर्ड कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है मोहन परशुराम गांवकर, सावर्डे से जीते हैं बीजेपी उम्मीदवार। तो आपको हम दिखा रहे हैं राष्ट्र टीवी पर जिन कैंडिडेट ने अभी तक जीत हासिल की है। एस्पेरांसा बांगांका जीती है सेंटा क्रूज से, जो कि आरजी की उम्मीदवार थी और पहले से कया लकी विनर को राष्ट्र टीवी की तरफ से दिया जाएगा गिफ्ट टाइम पर। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए, बताइए बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी और आरजी को कितनी कितनी सीटों पर 50 में से जीत हासिल होगी। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं। चलिए उससे पहले आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं। राष्ट्र टीवी पर लगातार आप देख रहे हैं महा कवरेज जेडपी चुनाव की। एक और बड़ी, कोर्टी में पहले राउंड के नतीजे जारी हो गए हैं। कोर्टी जिला पंचायत से बीजेपी 3234 वोटों से आगे चल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार को मिले 3162 वोट। प्रीतेश प्रेमानंद गांवकर और भीकू गोविंद केरकर की टक्कर, कांग्रेस के खाते में 1093 वोट। नेक टू नेक मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। यहां पर राउंड के नतीजे जारी। बीजेपी 3224 वोट से आगे, निर्दलीय उम्मीदवार को 3162। काफी नजदीकी मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, नेक टू नेक मुकाबला है। तो इंतजार करना होगा। हमारे साथ एक हमारे खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट सागर जावड़ेकर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। किस तरह से देखते हैं जो ये चुनाव जा रहा है, क्योंकि इस बार का जो जेडपी चुनाव है पिछले चुनाव के मुकाबले काफी हद तक अलग नजर आ रहा है और जिस तरह की तस्वीर है, खैर 2020 के जो नतीजे हैं उसको एक बार फिर से दोहराती हुई बीजेपी लग रही है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गोवा में, तो उससे पहले ये जो जेडपी इलेक्शन गोवा में हो रहा है, अभी ये नतीजे आपको आपके सामने है जी, आपको दिख रहा है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की तरफ से जा रहे हैं। उसकी वजह ऐसा है कि बीजेपी हैज़ प्रेशराइज देयर एमएलएज। टुडे आज बीजेपी के पास 33 एमएलएज हैं और यानी कि बीजेपी के ओन है और उसके बावजूद बाकी सब विपक्ष अपक्ष है, स्वतंत्र एमएलएज। तो अभी उनके ऊपर एक प्रेशर है कि आगामी जो आने वाली जो विधानसभा इलेक्शन है 2027 में, तो अगर आपको बीजेपी का टिकट चाहिए तो आप इसी इलेक्शन में जेडपी कैंडिडेट बीजेपी का जीतना चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसी कहानी हो गई कि एक पेरेंट जो है अपने बच्चे के ऊपर इस बात को लेकर प्रेशर बनाते कि बेटा अगर आपको खिलौना चाहिए तो पहले जो है परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आओ। तो खैर ये अच्छी बात भी है अगर बीजेपी इस तरह की टैक्टिस या रणनीति अपनाती है। और जाहिर सी बात है, देखिए हमारे देश में हो या कहीं भी हो, आदमी काम तभी करता जब उसके ऊपर प्रेशर की तलवार लटकती है। अगर आप कंफर्ट में किसी को छोड़ देंगे तो कहेगा ठीक है ना भैया, आज जेडपी का चुनाव जो उम्मीदवार लड़ रहा है वो जाके कैंपेनिंग करे, जीते, मैं क्यों बाहर निकलूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी की उन रणनीतियों का ही एक हिस्सा है जो अभी तक बाकी जगह दिखती है। तो ये रणनीति बाकी विपक्ष या दूसरी जो पार्टियां हैं वो क्यों नहीं अपनाती? सिर्फ इसलिए ये कह देना कि नहीं नहीं आप अभी मौजूदा विधायक हैं और आप अगर आपके इलाके के जेडपी मेंबर को, उम्मीदवार को नहीं जितवा पाएंगे, आपको टिकट नहीं मिलेंगी। यही बात दूसरी पार्टी कांग्रेस, आप, आरजी, गोवा फॉरवर्ड भी अपने उन लोगों को कह सकती है जो जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के, कि भाई अपने जेडपी जिताओ, तभी आपकी दावेदारी मजबूत मानी जाएगी। वो कांग्रेस के पास सिर्फ 3 एमएलएज है, उसमें से एक विपक्ष का नेता है। तो देखो अगर ये इलेक्शन में जाए अगला इलेक्शन, तो उनके पास अभी तक परफेक्ट धोरण नहीं है। सर
गोवा की जनता ने तो कांग्रेस को ज्यादा विधायक दिए थे ना। इससे लेकिन पहले बीजेपी देखो कैसी प्रेशर टैक्टिस करती है कि ना केवल अपने लोगों पे, दूसरी पार्टी वालों पे भी कौन सा जादू मंत्र करती है कि वो उछल के उनके दल में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की तो एक लंबी फहरिस्त होगी ना, जो अभी भी अपने अपने अलग अलग विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या बाकी, उनको तो अपना दमखम दिखाना चाहिए था। और जो एक बात विपक्ष हर बार कहता रहा है कि नहीं, गोवा में भ्रष्टाचार रहा है, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं, फिर चाहे टैक्सी यूनियन की बात करें, लैंड की बात करें, कैश फॉर जॉब की बात कर लें, अभी फायर इंसिडेंट की बात कर लें, बाहरी और गोवन के मुद्दे की बात कर लें, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको विपक्ष ने खूब उछाला, खूब भुनाया। लेकिन क्या जो मैसेज आम जनता तक दिया जाना चाहिए था उसको देने में कामयाब नहीं हुआ विपक्ष? क्या लगता है, फेलियर नहीं है या नहीं? बीजेपी रूलिंग पार्टी है जी, केंद्र में है, गोवा में भी है, वो डबल ट्रैक है उनके पास। अब तो तीसरा सर इंजन तैयार हो गया है, तीसरा इंजन तैयार हो रहा है। ये इंजन नहीं है जी, ये सिर्फ दिखावा है, दिखावा है। ये देखो जेडपी को क्या अधिकार क्या है उनको? बिल्कुल, इससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि 50 लाख रुपए साल भर का ही वो फंड मिलता है। सिर्फ देखो, काम कुछ भी काम नहीं करते ये मेंबर, और उनको 11,000 का एक वेतन मिलता है उनको हर महीने। छोड़ दो, ये जो ट्रायल थी इनकी, जो आने वाली, जो अभी सिर्फ 11 महीने बच गए हैं, और उसके बाद अगले दिसंबर को आप देखेंगे पिक्चर तैयार होगा कि जो इलेक्शन फरवरी 2027 में होगा गोवा में। तो इससे पहले ये उनकी ट्रायल थी, ट्रेलर के जो फिल्म का एक डायलॉग है ना, ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। करेक्ट। तो इससे पहले बीजेपी देख रही है कि लोगों के मन में क्या है, लोग बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, लोग गोवा सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, और जनता को एग्जैक्टली क्या चाहिए। देखो आज इतना सारा कितने बरस है, लास्ट 15 years बीजेपी इज इन द पावर, ओके। तो इससे क्या होता है, 5 बरस का एक सरकार होता है, तो उसके बाद थोड़ा वो गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी थोड़ा कम होती है। अगले 5 बरस में 50% के नीचे आता है। अगले 5 बरस के बाद हार्डली 25% रिमेन पॉपुलैरिटी। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत सारा स्ट्रांग है। इसके बावजूद भी ये जीत गए आज जेडपी इलेक्शन। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यानी कि विटामिन एम भी बहुत सारी जगह पहुंच गया होगा। लेकिन एक चीज बताइए सर, सागर साहब, कि हर चुनावी नतीजों के बाद अगर हम उसके लिए गड़बड़ की दया कुछ गड़बड़ है वाली कहानी करते रहेंगे, अभी बिहार चुनाव हुए, उससे पहले हरियाणा और दूसरे दिल्ली के चुनाव हुए, राहुल गांधी अलग अलग मंच पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, पूरे से एक डिजिटल स्क्रीन बोर्ड पर जाकर वो जो है पूरा डेमो दिखाते और कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, क्योंकि ईवीएम, मैं पूरी बात करता हूं कि ईवीएम से हो रहे हैं चुनाव और बैलेट पेपर से होने चाहिए। लेकिन जेडपी के चुनाव तो बैलेट पेपर से ही हो रहे हैं ना, पिछले वाले भी बैलेट पेपर से हुए, अब भी बैलेट पेपर से हुए, 5वां चुनाव है, 5 बैलेट पेपर से हुए। पिछले में 33 के करीब सीटें बीजेपी ने हासिल की बैलेट पेपर से। इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप की तरफ जा रही है। खैर अभी इंतजार करना होगा, थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन फिलहाल के नतीजे कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं, क्लीन स्वीप की तरफ जाती दिख रही है, वो भी बैलेट पेपर से। लेकिन ये कह देना कि विटामिन एम का इसमें बहुत रोल है, तो बाकी लोग भी तो कोई ना कोई विटामिन खिला सकते थे ना। देखो ये रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। लेकिन सर इससे पहले भी तो किसी और ने रूल किया ही था, उसके बाद ही ये लोग भी आए ना। तो बदलाव लाने की जहां तक बात करें, लोकसभा के नतीजे देखिए, लोकसभा में नहीं, वो लोकसभा और बाकी सारे विधानसभा में उसका नतीजा अलग था। और जो राहुल गांधी का नाम आपने लिया है जी, टेल मी ही इज सीरियस अबाउट द इलेक्शन। अगर ये सीरियस होते तो आप देखो, ये पार्टी के बारे में, अपने खुद के पार्टी के बारे में भी सीरियस नहीं है। जो संसद में जो बवाल मचाते हैं वो उनको काम करने का मकसद नहीं है।
देना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं टीवी एम्पायर ने कुछ गड़बड़ी की होगी, फील्ड एम्पायर ने कुछ गड़बड़ी की होगी, किसी और ने कुछ गड़बड़ी कर दी होगी। जीत तो जीत है। फिर अब सबसे बड़ी बात आपने जो कही, जो एक सही जो नब्ज को आपने टाइट पकड़ा है कांग्रेस की खास तौर से, कि वो ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं। इससे पहले गुरदास सावल साहब थे तो तब भी यही जिक्र था कि बीजेपी ने क्या किया, एक एक पन्ने को जोड़ के ना, जो पन्ना प्रमुख बनाए, तमाम मंडल कमंडल और तमाम वो करके एक ऐसी किताब, माइक्रो लेवल वही जो ऐसी किताब तैयार कर दी जिसको विपक्षी जो है डिकोड कर ही नहीं पा रहे। और ये समझना पड़ेगा विपक्ष को। आरजी की बात करते हैं, क्योंकि आरजी एक अहम फैक्टर है गोवा की राजनीति के लिए। 2022 के चुनाव में, चुनाव मैदान में वो उतरे, एक अलग तस्वीर जो है वो तैयार की। जेडपी की बात करें, एक ही सीट पर अटक गए, क्योंकि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 से 11% का वोट शेयर था आरजी का, अगर मैं सही हूं तो, और आम आदमी पार्टी से ही निकली थी। तो जो आज के नतीजे हैं जिला पंचायत के, क्या लगता है एक सीट पर अभी तक खाता खोलने में कामयाब हो पाई है सेंटा क्रूज जो से हम बात करें, बाकी जगह पे अभी तक कहीं नामो निशान दिख नहीं रहा है। तो क्या आरजी के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक? आरजी जो सांता क्रूज में जीत गई है उसके पीछे देखो कोई एक मिनिस्टर तो उसको हेल्प करता था, ये सवाल है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि घर का कोई भेदी था बीजेपी में? डेफिनेटली। अरे सर, ये बड़ी ब्रेकिंग है कि कोई घर का भेदी मिनिस्टर था जिसने यहां पर मदद की। तो आप थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए कि जो घर के भेदी ने लंका लाई, उसके पीछे की कहानी और कारण क्या रहा होगा? ये देखो, बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा जो एमएलए है वो कांग्रेस से आए हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। अभी देखो, बीजेपी में 2 एमएलए ऐसे हैं, एक जो खुद चीफ मिनिस्टर और दूसरा है आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर मिस्टर तवड़कर। ये दोनों बीजेपी वाले हैं, बाकी सब कांग्रेस से आए हैं। तो उनका कल्चर कैसा रहेगा? वही तो रहता है ना। अभी 70 में वो 4 सीट जीत गए, और मेरा तो ख्याल था कि गोवा में आप आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि 70 का जो 4 एमएलए है, 2 एमएलए है, उनके 4 सीट डेफिनेटली जीत जाएगा। वो आंखें बंद करके हम बोल सकते थे। विश्वजीत राणे और खुद सीएम प्रमोद सावंत जी। नहीं, विश्वजीत राणे और उनकी पत्नी जी, हाँ, देविया राणे जी। तो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे वोटों से आगे आए और जीत गए वो। कांग्रेस का नामो निशाना नहीं उधर। अभी बहुत सारे नॉर्थ गोवा में आप देखे तो कांग्रेस किधर है? कांग्रेस किधर है नॉर्थ गोवा में? सर, कांग्रेस तो पूरे देश में ही किधर है, ये बड़ा सवाल है। नहीं, देखो ये क्या होता है, इसके बारे में भी हमको सीरियसली लेना चाहिए। देखो, आज विपक्ष का पोजीशन बराबर नहीं है इन गोवा में। तो इससे क्या होता है, सरकार चाहे वैसा काम करती है अपना नीति से। और ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विपक्ष भी बहुत बढ़िया काम करता है जी। विपक्ष तो चाहिए। दुर्भाग्य की बात ऐसी है गोवा में कि आज विपक्ष किधर गया? सर, मेरा मानना यह है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इससे पहले भी मैंने इस बात को कई बार उठाया है कि डेमोक्रेसी में विपक्ष का रोल सबसे ज्यादा अहम है। करेक्ट। जो सत्ता में बैठे उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि वो अगर सत्ता इधर से उधर खिसकती है तो वो अकाउंटेबिलिटी याद दिलाता है। एग्जैक्टली। और आप समझिए, अभी जो हाल ही में जो फायर इंसिडेंट हुआ, विपक्ष कहां था? आकर सिर्फ 1-2 कमेंट्स कर दिए, 1-2 बयान दे दिए, हो गया। क्या इस मुद्दे पर विपक्ष को ठीक से बीजेपी को नहीं घेरना चाहिए था? वो तो पेपर टाइगर बन गए। हाँ, तो ये जो पेपर के जो शेर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का बस काम, सर क्या उससे काम चल जाएगा? आप देखिए एक के बाद एक मुद्दे। अरे आप सड़कों पे आइए, हम ये नहीं कह रहे कि सड़कों पे आके आपने कुछ गलत करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, लोगों को जोड़िए। अगर एक आग कहीं लगती है, किसी की जान जाती है, फिर सवाल ये नहीं है कि वो व्यक्ति गोवा का है, गोवा से बाहर का है। गोवा में अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो गोवा की अस्मिता के ऊपर है, वो गोवा के ऊपर एक कलंक लग जाता है। पूरे देश में नहीं, विदेशों में इस बात की चर्चा हुई कि किस तरह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। क्या ये एक बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए था विपक्ष का? लेकिन विपक्ष भुना ही नहीं पाया इन तमाम चीजों को, इन चीजों पर सीरियस है ही नहीं। और इसके अलावा दूसरे मुद्दे ले लीजिए। यू आर राइट। अभी देखो,
आज का जो नतीजे है जी, आप जरा देखो जी, विपक्ष के 3-4 पार्टी है और उनका कैलकुलेट करो तो वो उनका बीजेपी से भी ज्यादा है वोट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो फाइनल नतीजे आएंगे ऐसी Exactly. उम्मीद लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है। बीजेपी का सिर्फ 70 के जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ उनका जो वोटिंग परसेंटेज है टोटली हाई, वहाँ विपक्ष को इधर दिखाई नहीं पड़ता। ये छोड़ने के बाद अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज आप देखे हो तो 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा इसी डिफरेंस से वो जीत गए हैं। अगर आप विपक्ष के जो कोई कैंडिडेट्स है इनका कैलकुलेट करो तो उसका वोटिंग इससे भी ज्यादा रहता है। बिल्कुल, अगर सबको मिला दिया जाए, वो कहते हैं ना, अभी मैं कह रहा था कि ये इलेक्शन है जेडपी का, इसको जो कोई अधिकार भी कुछ नहीं है लेकिन लोग वोट करते हैं। अभी देखो जो आने वाली जो विधानसभा इलेक्शन में अगर ये इनको थोड़ी तो कुछ मतलब रहता है तो ये पूरे लोग विपक्ष वाले इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन सर दिक्कत ये है ना, आइडियोलॉजी का क्या करेंगे, वो तो मिल नहीं रही ना। आरजी जो मुद्दे लेकर चल रही है वो कांग्रेस और बाकी पार्टी को नहीं भाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप अगर कैसे एक साथ ये लोग आ सकते हैं? यही तो विपक्ष का क्या प्रॉब्लम है, उनके पास ये प्रॉब्लम है कि उनका मकसद ठीक नहीं है। अगर ये सीरियसली लेते, अगर हमको जीतना है तो वो इकट्ठा होते। ये इकट्ठा क्यों नहीं होते? तो उनका एक ही मकसद है, जाने दो, बीजेपी को जीतने दो, यही उनका रियल मकसद है। इसलिए ऐसा ये हो रहा है गोवा में। तो फिर क्यों किसी को फिर ये इल्जाम देना कि नहीं यार ये सब तो आप गलत कर रहे हैं, ये आपकी गलती है, आप गोवा को बर्बाद कर रहे हैं? जिम्मेदार तो फिर विपक्ष भी उतना ही है ना। और मैं तो ये कहूंगा कहीं ज्यादा है। अगर गोवा के हितों की बात करनी है, गोवा के युवाओं को रोजगार देने की बात करनी है, उनको व्यापार देने की बात करनी है, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करनी है, तो आपको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा नहीं कर पा रही है, बीजेपी गोवा को पीछे धकेल रही है, तो आप आइए ना एक साथ। ये जेडपी इलेक्शन उनके लिए सबक है। सर सबक से इन्होंने सबक तो नहीं लिया ना। और यही सबक जो है, क्या इससे सबक लेके आपको लगता है विधानसभा चुनाव में ये एक साथ आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे ही है कि एक तराजू में मेंढकों को तोलना, और जो जिस तरह की स्थिति लग रही है गोवा में, क्योंकि आपस में आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि कांग्रेस जो है कहने के लिए कहती रहती है कि नहीं 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 हम लोग साथ हैं, एक साथ लड़ेंगे, और लास्ट तक वो खींच के ले जाती है और बाद में जो है वो हाथ खींच लेती है। बाकी पार्टियों के साथ भी ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि गोवा की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो उन मेंढकों को एक तराजू में नहीं तोल सकते ना, तो ऐसे इनको भी एक साथ लाना थोड़ा मुश्किल है। ये पूरा मेंढकों का गेम है। अगर आपने मुझे अभी पूछा ना जी, तो एक ही सेंटेंस में मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं जी। और ये ऐसा उत्तर है कि ये लोगों को उनमें कंपटीशन है। बीजेपी की बी टीम कौन है, इसमें कंपटीशन है उनका। वैसे बात आपने बहुत अच्छी कही है कि आपस में ये तनातनी बनी हुई है कि नहीं मुझे भी टीम बनना है, मुझे भी टीम बनना है, या मुझे भी टीम बनना है। और इस बी टीम बनने के चक्कर में जो विन है, यानी कि जो जीत है, उससे ये लोग पीछे रह जाते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि नहीं जी देखिए वोट चोरी होगी, नहीं जी इन्होंने गड़बड़ी कर ली, नहीं जी इन्होंने धांधली कर ली। अरे भाई पहले आप अपने अंदर झांकिए, गिरबान में झांकिए, आप अपने आप के बारे में मंथन चिंतन कीजिए। आपकी जो रणनीति है, जो आपकी तैयारियां हैं, जो आपका संगठन है, वो किसी काम का नहीं बचा है। पहले आप उसको दुरुस्त कर लीजिए, फिर दूसरे को दोष दीजिए। और देखिए जब दो पहलवान आपस में मैदान में होते हैं, आप दूसरे पहलवान से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको जीतने की थोड़ी सी भी छूट दे देगा? जाहिर सी बात है वो पूरे के पूरे दाव पेच लगाएगा आपको हराने के लिए, जो उससे बन पड़ेगा वो करेगा आपको हराने के लिए। तो आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब थोड़ी सी मुझे गुंजाइश दे दो, दो पटकनी मैं भी मैं आपको मार लेता हूं? मजाक है क्या? और विपक्ष कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो यहां जी कुछ कह रहे हैं आप, प्लीज। आई एम 36 years in this field. More than that, I have studied this properly. See, BJP, where was the BJP? Hardly 200-300 वोट्स हर एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलते थे। देखो क्या पोजीशन था उनका ये पहले, और आज क्या पोजीशन हो गए? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क।
क्या हार्ड वर्क है, डेडिकेशन। देखो मैं सब बीच में एक बार रोकूंगा, उसके बाद आपकी बात पूरी करेंगे। एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। नॉर्थ में अभी तक कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर नॉर्थ से, क्योंकि अभी तक जो जीत हासिल की कांग्रेस ने वो साउथ से की थी, और जो जैसा माना जा रहा था कि शायद नॉर्थ में खाता भी ना खुले कांग्रेस का, लेकिन अब यहां से अल्दोना विधानसभा से एक सीट पर 284 वोटों से कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई। अभी की लेटेस्ट अपडेट, नॉर्थ में भी कांग्रेस ने खाता खोल लिया है। कांग्रेस की शुरुआत नॉर्थ में भी अब हो गई है। तो पहले 2025 के नतीजों के मुकाबले थोड़ी राहत कांग्रेस के लिए है। करीब 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत की तरफ है, जो कि 2020 में सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। नॉर्थ से अल्दोना विधानसभा से कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है जिला पंचायत 2025 के चुनाव। अभी कांग्रेस के लिए बहुत कठिन समय है। जी बिल्कुल, एक बार मैं आपको फिर रोकूंगा। तारा बाबूसो एमजीपी के उम्मीदवार, उन्होंने जीत के बाद क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैंने जो जीत हासिल की है वो मेरे मांद्रे मतदार से अमदाजीत भाई और उसकी मिसेज सीधी आरोलकर, उसने मेरे साथ, उसका पहला उसने मेरे साथ भरोसा रखा कि एक कैंडिडेट अच्छा है, वो काम कर सकता है और लोगों के लिए वो किसके घर में लोगों के लिए वो काम कर सकते हैं, इसलिए वो उसके लिए मैं उसको थैंक्स बोलते हैं। उसने ये भी दिखाया कि मैं कुछ काम कर सकते हैं, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। और टिकट मेरे को दिया, जो एक कैंडिडेट है जो आगे जा सकते हो, आगे जाते जाते सब लोगों को आगे ले कर सकते हैं, ऐसा कैंडिडेट उसने चुन लिया। आणि ये जीत मेरे जीत भाई की है, उसकी सौभाग्यवती सिद्धि आरोलकर उसकी है, और मेरे पूरे जो लोग मेरे साथ है उसकी ये जीत है। तो देखिए, एमजीपी उम्मीदवार तारा बाबूसो को सुन रहे थे। जीत के बाद उन्होंने बधाई दी, धन्यवाद किया अपने समर्थकों, वोटरों का, और एक एक का तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जो जीत रहे हैं अपने वोटर्स को वो धन्यवाद कह रहे हैं, अपनी लीडरशिप को धन्यवाद कह रहे हैं। और जीतने वालों में जो नंबर है फिलहाल अभी बीजेपी के ज्यादा है। तो ये देखिए, जो जीत के बाद की जो तस्वीरें हैं, खुशियों की तस्वीरें हैं, राष्ट्रीय टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं। समर्थकों में जोश, और जाहिर सी बात है क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले जो ये तोहफा मिला है जीते हुए उम्मीदवारों को, उनके समर्थकों को, परिवारों को, पार्टी को, ये अपने आप में उनके लिए बेहद बड़ा है, रोमांचक है। जो हम लगातार बात कर रहे हैं, जेडपी का महत्व, जेडपी का बेस कितना है गोवा की राजनीति में, कितना लोगों के लिए फायदेमंद है, नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो मांद्रे बोलो, ये जो मांद्रे कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है। देखो, एक सीट उनका गया, बीजेपी वाला गया, बीजेपी और एमजीपी टाइप है। ये जो वहाँ का लोकल एमएलए है जीत आरोलकर, तो उनका क्या प्रॉब्लम था, वो एमजीपी में है लेकिन काम तो बीजेपी का कर रहा था, तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में तुमको एमजीपी की जो लायन सिंबल है उसके ऊपर से आप जीत गए हैं और आपने वो सिंबल छोड़ दिया। अभी आपको इलेक्शन में एमजीपी बीजेपी टाइप होने के बावजूद जो सिंबल मिला, तो ये सिंबल लेके आप घूम रहे हैं। तो लोगों के मन में जो गुस्सा था वो हरमल में वो प्रकट हो गया। बिल्कुल, मैं एक बार आपको बीच में रोकूंगा। पहले मैं कुछ अपडेट्स अपने दर्शकों के साथ शेयर कर दूं। रूपेश देसाई धार बांद्रो साहब बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। एक के बाद एक बीजेपी उम्मीदवार जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। पूनम सावंत पौरिम से बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। प्रेमेन धरवी बीजेपी के उम्मीदवार नगरगांव से, वो भी जीते हैं। विश्वजीत राणे की विधानसभा है। तो 3 और बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल यहां पर की है और लगातार बीजेपी जीत दर्ज करते करते एक बड़ी नंबरों की तरफ बढ़ती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी 2020 का जो उसका रिकॉर्ड था, जो आंकड़े थे, उसको पार कर पाती है या पीछे रह जाएगी, और विपक्ष का क्या कुछ हाल रहने वाला है, बाकी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है खासतौर से उनका। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेश्वर जुड़े हुए हैं साउथ से, उनके पास चलेंगे, अपडेट लेंगे साउथ की क्या कुछ स्थिति है। ज्ञानेश्वर, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त बनाई है, लेकिन साउथ की बात करें
तो साउथ में उतना इंपैक्ट नहीं दिख रहा, जैसा कि खैर पहले से इस बात का अनुमान भी था। और काफी ऐसी जिला पंचायत है जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा, क्योंकि वहां पर बीजेपी उतना मजबूत नहीं है, संगठन लेवल से लेकर बात कर ले या बाकी चीजों को लेकर। फिलहाल साउथ की स्थिति क्या कुछ, एक बार वो बताइए। साउथ में मैं जहाँ हूँ सालसेट का एरिया, सालसेट तालुका से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ है। तो सालसेट में अगर हम लोग देखने गए तो सालसेट में ज्यादा वोटर्स है वो माइनॉरिटी वोटर्स है। तो सालसेट का वोटर अगर हम लोगों ने उनका वोटिंग पैटर्न अगर देखा है तो वो बीजेपी के साथ कभी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी को भी पता है कि वहाँ उस तालुका में कैंडिडेट डालने का कुछ फायदा नहीं। तो जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे तो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बीजेपी ने सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ अगर रिजल्ट हम लोग देखने गए तो रिजल्ट ये है कि अभी तक यहाँ यहाँ मैं काउंटिंग बोलते हूँ, वहाँ जवर्ली से कांग्रेस को तो पूरी विन मिल गई है। उसके बाद गिरदोही में भी कांग्रेस का ही विन हुआ है, कुर्तोली में कांग्रेस का ही विन हुआ है, उसके बाद नावेली में कांग्रेस का ही विन। तो चारों जगह पे कांग्रेस का कैंडिडेट विन हुआ है। यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट विन हुआ है, गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस अलायंस में थे। और इस चारों जगह पे एक जगह पे तो ज्यादा हम लोग देखने गए तो आरजेपी ने अपना कैंडिडेट इसी जगह पे नहीं डाला था। सब जगह पे यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, कई जगह पे बीजेपी का भी कैंडिडेट नहीं था। तो इंडिपेंडेंट और कांग्रेस में फाइट थी, तो इसलिए कांग्रेस जीत गई। अगर दूसरे पोलिंग स्टेशन पे अगर हम राया का देखने गए तो राया का ये गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस का अलायंस पार्टनर है, तो गोवा फॉरवर्ड ने वो सीट जीत गई है। कोलवा में फर्स्ट आपने अपना खाता खुलवाया है। ये कोलवा आता है जो आपका एमएलए है वेंजी विएगस, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोलवा आता है। और बेनावली, ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी जेडपी के हैं। तो बेनावली का अभी तक काउंटिंग नहीं हुआ है, वो अभी थोड़ी देर में होगा। उसके बाद यूएम में जहाँ बीजेपी का एमएलए है, पहले मिनिस्टर भी था, लेकिन वहाँ कांग्रेस ने अपना बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, तो वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। अगर हम लोगों ने देखा तो कोलवा का अगर स्पेसिफिक कोलवा में जो आपको जीत मिल गई है वो सिर्फ 73 वोट से आपका कैंडिडेट जीत गया है। मतलब ऐसा माहौल था कि ये आप उतना मतलब जोर से अब सेलिब्रेशन तो कर रही है, लेकिन आपका ये कैंडिडेट जीतेगा ऐसा शायद कभी तो मतलब बहुत नेगेटिविटी थी, फिर भी आपने यहाँ जीत गया। तो आपके लिए ये बहुत मतलब ज्ञानेश्वर, क्या क्या फैक्टर रहा कोलवा में? जो आपने भी कहा कि उम्मीदवार को लेकर काफी विरोध था, लेकिन उसके बावजूद भी जीता, तो वो फैक्टर कौन सा था? क्या वेंजी थे वो फैक्टर जिसकी वजह से कोलवा से खाता खोलने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही? नहीं, ये तो हम लोग वेंजी को ही उसका क्रेडिट पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जहाँ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल थे, अतिशी थी, सब लोगों ने यहाँ आके वहाँ में बहुत जगह पे कैंपेन किया है, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट ऑन फील्ड और ऑन ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि सब लोग जो थे साउथ गोवा में, एटलीस्ट सब लोगों को चाहिए था कि अपोजिशन पार्टी जो है वो इकट्ठा आके 1 to 1 फाइट। आपने तो वो पहले से ही मना करके वो खुद इंडिपेंडेंट चली गई थी। तो आप यहाँ कोलवा का जो विनिंग कैंडिडेट है, तो इसका पूरा क्रेडिट तो वेंजी को ही जाता है। ये कि टैली बता दो, टैली के उन्हें 10
की बार डबल 50% जो है अपग्रेडेशन हुआ है कांग्रेस का, 4 से 8 पर आ गई है। तो इसमें एक तसल्ली मिलेगी कांग्रेस लीडरशिप खासतौर से गोवा की कि चलो भैया पिछली बार 4 थे अब डबल हो गए, या थोड़ा सा और मेहनत कांग्रेस करती तो ये नंबर और अच्छे हो सकते थे। सी कांग्रेस का नॉर्थ गोवा में खाता खोल दिया, ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है अभी। हाँ, क्योंकि हम देख रहे थे कि कांग्रेस कुछ कर रही है या नहीं नॉर्थ गोवा में, या उसका उधर भी सुपड़ा साफ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये विपक्ष भी उनकी जरूरत है। अगर विपक्ष नहीं होते तो सरकार के ऊपर अंकुश कौन रखेगा? बिल्कुल ठीक कहा। तो ये इसलिए ये रहने की जरूरत थी। अभी साउथ गोवा में तो उधर उनका जो सांसद है वो बीजेपी एमजीपी सॉरी कांग्रेस के लिए ही उनका क्या बोलते हैं, गढ़ बोलते हैं उसको। तो वो गढ़ है उधर का। उधर तो कांग्रेस वाले जीत जाते हैं। अभी जहां कांग्रेस कम पड़ती है उधर आप है, आप हो जाएगी। लेकिन क्या देखो, और आज कांग्रेस के सिर्फ 8 चुन गए हैं। ये जो ZP मेंबर है सिर्फ 8 जगह पर, यानी कि वो 7 लगता है वहाँ साउथ गोवा में हो गए, एक नॉर्थ में, एक नॉर्थ गोवा में। तो नॉर्थ गोवा में बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म। दामू नाइक जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन दिनों उन्होंने बोला था, वो परसों शुक्रवार शनिवार को भी बोला था कि हम दोनों जगह अपना झंडा फड़काएंगे, लहराएंगे। ये अगर ये सही है तो वही दिशा से वो जा रहे हैं। इसका वजह यह है उन्होंने माइक्रो लेवल पर बहुत सारा काम किया है। 293 मीटिंग्स दामू नाइक और चीफ मिनिस्टर ने लिया। कांग्रेस के लोगों ने कितना मीटिंग लिया? ये विपक्ष सब अलग अलग से हो गए। तो उनमें से झगड़ा है कि बी टीम कौन होना चाहिए। वो बहुत सारे नेताओं के लिए कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि लंच टाइम में 2-3 घंटे जाके घर पर खाना खाकर सो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले कुछ ना कुछ यही किया विपक्ष ने, वो सो गए चद्दर तान के। नहीं, वो क्रिसमस के मूड में थे। ओके, अभी क्रिसमस 2-3 दिन के बाद, लेकिन आप समझिए ना, क्रिसमस का जो जश्न का जो जोश है वो कितना बढ़ जाता अगर विपक्ष भी अच्छे नंबर ले लेती। लेकिन अभी तो सेलिब्रेशन जो है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। राज साहब, ये देखो, ये गोवा में थोड़ा सा अलग सा पॉलिटिक्स आपको दिखाई पड़ेगा। जब ऐसा ही हुआ था, पूरे देश में कांग्रेस थी, कांग्रेस की लहर थी, उस समय गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, देन की MG पार्टी, आज भी है वो। तो उस समय पूरे देश में कांग्रेस और गोवा में MGP का सरकार। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ उस समय वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला अजीब है गोवा के लोग। तो आज भी हर इलेक्शन में हमको दिखाई पड़ता है कि अजीब है गोवा के लोग। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए जो एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जो मुद्दों की बात हो रही थी, चाहे भ्रष्टाचार हो, डेवलपमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो, बाहरी गोवंश की बात हो, क्या लगता है कि ये तमाम मुद्दे पीछे छूट गए? और क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है जो अब बीजेपी जो हिंदुत्व को गोवा में भी बढ़ावा दे रही है, जो चीजें दिख रही है, और विपक्ष भी इस बात को लगातार कहता है कि अलग अलग आप देखेंगे मंच पे और दूसरी जगहों पर, क्या ये फैक्टर जो है वो मजबूती से धीरे धीरे ही सही वो बढ़ता जा रहा है गोवा में? वो हमको दिखाई पड़ता है लोकसभा इलेक्शन में, वो कई बार दिखाई पड़ता है विधानसभा इलेक्शन में। यहाँ तो ये पर्सनल रहता है, ये छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ इतना इफेक्ट नहीं होता। यहाँ इफेक्ट होता है कि MLA का, अगर आपको अगले इलेक्शन में बीजेपी का टिकट चाहिए तो आज ये ZP का इलेक्शन में जीतो, ये करो या मरो, ये था। तो इसमें MLA का कंपटीशन था, यानी कि क्या करने का। अगर नहीं जीत जाते तो तुम्हारा टिकट कट। ओके, और देखिए बीजेपी 24 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, मात्र अभी 2 सीट और चाहिए और उसके बाद
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो बीजेपी के होंगे। लेकिन तो ये नॉर्थ गोवा का अलग है, साउथ गोवा का अलग है। साउथ गोवा में कितने हो गए मुझे अभी तक पता नहीं। मैं एक बार बैकएंड पर टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हमें बताएं कि अच्छा। साउथ गोवा नॉर्थ गोवा में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो आंकड़े हैं एक बार थोड़ा सा हमें अपडेट करें। लेकिन उससे पहले चिमला बीजेपी, चिमला जो सीट है वहां पर बीजेपी की गौरी कामत ने 2867 वोटों से जीत दर्ज कर ली। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर है। तो एक के बाद एक बीजेपी के झोली में, बीजेपी के खाते में जीत जो है वो लगातार गिर रही है। खबरों के बढ़ने की उम्मीद फिलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन अभी कुछ भी कहना इस सब पर बहुत जल्दबाजी है क्योंकि अभी तक तस्वीर जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। अभी पिक्चर का जो है वो कहें कि लगभग सेकंड हाफ के बाद तक का पार्ट जो है अभी वो बाकी है। तो एक बार जब क्लाइमैक्स का जो सीन आएगा उसके बाद तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन राज साहब देखो, इसमें क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा अभी? अभी तो नॉर्थ गोवा में वो आ गई, अपने आप से आ गई वो जी, बीजेपी उनका झंडा तो लहराएगा। साउथ गोवा में देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ओके, नॉर्थ गोवा में उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बीजेपी के लिए, तो झंडा उनका लहराएगा। अभी साउथ गोवा में कांग्रेस कितना लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सालसेत में है, सालसेत में थोड़ा उनके पास बहुमत है, यानी कि कांग्रेस और विपक्ष कोई है। देखो अभी ये जो झगड़ रहे हैं ना अपने आप में और बीजेपी के खिलाफ, तो अभी ये पूरे सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और अगेंस्ट बीजेपी। उसके बावजूद भी बीजेपी का साउथ गोवा में भी झंडा लहराएगा, ऐसा हो सकता है। जैसे विधानसभा चुनाव में होता है कि जीते कोई भी, लेकिन सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथ में रहेगी। नहीं, ऐसा एक है, केंद्र में जो सरकार रहता है ना, उसका सरकार ही गोवा में रह सकता है। आज गोवा में भी सरकार है, उसका मेन कारण ऐसा है कि वो केंद्र में सरकार मजबूत है। अभी से क्यों टेंशन दे रहे हैं सागर साहब आप बाकी पार्टियों को, क्योंकि 2027 के चुनाव में बहुत ज्यादा दूरी रह नहीं गई और केंद्र में सरकार बीजेपी की है। 11 महीने है साहब, 11 महीने है। तो क्या लगता है केंद्र में कुछ उठापटक हो गया, यहाँ कुछ अलग हो जाएगा? ऐसा नहीं है। देखो मैंने एक बार ऐसा भी बोला था कि बीजेपी के, अगर पिछले इलेक्शन में बोल रहे थे लोग 10 से भी ज्यादा कम आएगी बीजेपी का, तो मैंने बोला देखो अगर ऐसा हो गया ना तो मैं आज ही तुमको बोलता कि जिसका भी सरकार गोवा में आएगा वो 6 महीने के अंदर जाएगा और फिर बीजेपी का झंडा इधर लहराएगा। वैसे आपको क्या लगता है 50 में से कितनी सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही है? एक अनुमान ऐसा है कि देखो नॉर्थ गोवा में वो 25 से भी 17-18 तक आएगा, 19 तक जाएगा, ज्यादा नहीं है उधर नॉर्थ गोवा में। साउथ गोवा में कम से कम 12-13, अभी कितना हो गया? 13 तो हो गया। हाँ, अभी एक बार देखना पड़ेगा, शायद उसके आसपास ही कुछ है। लेकिन अगर 7 हम कांग्रेस के वहां पर काउंट करते हैं, एक आम आदमी पार्टी का वहां पर है, गोवा फॉरवर्ड हो गया, और अन्य में से अभी देखना पड़ेगा कितने वहां पर आ रहे हैं। 10-11 तो रहेगा अभी। तो बाद में जो अपक्ष रहता है ना, और निर्दलीय जी बिल्कुल, ये निर्दलीय कहां भी जा सकते हैं वो। देखिए एक नॉर्थ की जो निर्दलीय हैं, जो कि हरमल से जिन्होंने जीत दर्ज की है, उन्होंने तो सीधे सीधे लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो एक्ससीएम है उनको धन्यवाद कर भी दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो तो ट्रिक था। हाँ, वो बीजेपी में जाएंगे ही जाएंगे। तो जो इंडिपेंडेंट जो आ रहे हैं, तो उसके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो बीजेपी के साथ जाए, कि कम से कम थोड़े बहुत कुछ काम तो जो है, वैसे बहुत कुछ जिला पंचायत मेंबर के हाथ में काम होते नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ तो काम हो जाए। एक और मैं सवाल आपसे लूंगा सागर साहब, कि क्या लगता है अगर जीत दर्ज होती है, कौन से ऐसे नाम हैं, क्योंकि ये तो लगभग दिख रहा है कि बीजेपी अपने अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष जो है वो बनाने में कामयाब रह सकती है। नॉर्थ में तो
क्लियर है स्थिति। साउथ में थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अगर साउथ में भी जीतती है तो वो कौन से नाम हो सकते हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आपको लग रहे हैं? नहीं, ये तो सरप्राइज रहेगा। ये सरप्राइज रहेगा, क्योंकि बीजेपी है वो पार्टी किसके नाम की पर्ची बना के दे दे। किसका नाम आ जाएगा, लेकिन तो यहाँ का जो स्पीकर था गोवा का, उनका नाम आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मालूम नहीं ये बीजेपी वाले हैं, कुछ भी करते हैं। पता नहीं कब आपका नाम की पर्ची निकाल दे कि चलिए आप आ जाइए और राइट संभालिए सारी चीजें। तो आप लगातार राष्ट्र टीवी पर देख रहे हैं और देखिए आपको एक विंडो में दिखाई दे रही है जीत के जश्न की तस्वीरें, दूसरे विंडो में लगातार जो अपडेट्स हैं, जो इन चुनावों में जो जीत हासिल की है वो अपडेट आप देख पा रहे हैं। राष्ट्र टीवी गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल जो आपको दिखा रहा है ZP 2025 के चुनावी नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक, और जो दर्शक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्स करें और बताएं अपना अनुमान। जैसे सागर साहब ने बताया कि आपको क्या लगता है नॉर्थ और साउथ में कितनी कितनी सीटों पर कौन कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजी, गोवा फॉरवर्ड या निर्दलीय। सटीक अनुमान बताने वाले लकी विनर को राष्ट्र टीवी की तरफ से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर। तो इसलिए बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट जो है वो हमें बता दीजिए, क्योंकि महा मेगा कवरेज जो है वो आप लगातार राष्ट्र टीवी पर देख रहे हैं। और ZP इलेक्शन के जो नतीजे हैं एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दूं। अभी तक नॉर्थ और साउथ में मिलाकर 50 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के हिस्से 8 सीटें आई है। आम आदमी पार्टी कोलवा से अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी को भी 1 सीट मिली है। तो 27 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहें तो गलत सही सवाल पूछा है। देखो ये विधानसभा इलेक्शन नहीं है, ये जो पंचायत के ऊपर से है वो ZP इलेक्शन है। मालूम नहीं, वो परसों जो बीजेपी के अध्यक्ष दामोनाई बोल रहे थे कि कितने हमारे यहाँ जो हमने अभी 80% नए चेहरे लाए हैं, नया चेहरा। तो अगर हो सके तो हम विधानसभा इलेक्शन में भी ट्राई करेंगे। ये इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन बहुत उसमें डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अभी हमको पता चला कि लहर किस साइड से है, थोड़ा लहर का आपको पता चला कि लहर इस साइड से जा रही है। अभी 11 महीने बाकी है, वो 11 महीने में क्या क्या होने वाला है किसको पता क्या होने वाला है। ठीक बात है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटिंग पड़े हैं उसके बारे में बीजेपी थिंकिंग करेंगे। देखो अभी पेडने में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, कानकोन में क्या हुआ, कानकोन देखो क्या हुआ। तो वहाँ भी गोवा फॉरवर्ड ट्राई कर रही थी, लेकिन लहर हर जगह थोड़ा अलग सा है। कानकोन में अलग सा है, पेडने में अलग सा है। आपने मांद्रे में देखा, मांद्रे में क्या हुआ, हरमल जो सीट है वो और किसी ने लिया, वो पहले मुख्यमंत्री थे लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी, तो वो अभी पार्टी से बाहर हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है ना, वो उसने जो इलेक्ट हुई उसने क्या बोला कि मैं पार्सेकर साहब को धन्यवाद दे रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है, अभी जो यहाँ सांता क्रूज में हुआ वो सांता क्रूज में क्या हुआ, अभी देखो 13 म्यूनिसिपैलिटीज है बाकी,
ये 13 म्यूनसिपैलिटी का हमने वोटिंग लिया ही नहीं। तो शहर का वोटिंग अलग सा रहता है। लेकिन शहर के वोटर्स के लिए तो ये हमेशा कहा जाता है ना कि वो तो बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। तो अगर उस लिहाज से देखें और ये जो जिला पंचायत चुनाव के नतीजों को और म्युनिसिपल पार्टी के जो शहरी वोटर्स हैं उनको अगर जोड़ दे तो बीजेपी तो फिर एक अच्छी स्थिति में नजर आ रही है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक अलग तरह की शतरंज जो है, एक अलग तरह की बिसात जो है वो विधानसभा चुनाव की बिछाई जाएगी। लेकिन बीजेपी ने हर छोटे छोटे चुनाव को भी ना इवेंट बना दिया है और इस इवेंट को इतना बड़ा वो बनाती है और जब उसमें जीतती है तो उसका पूरा क्रेडिट, उसका श्रेय जो है वो बड़े स्तर पर लिया जाता है। और ना केवल उस इलाके में, ना केवल उस पंचायत या फिर जो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, जो भी छोटे भी चुनाव है वहां तक वो सीमित नहीं रखती है। उसका जो इंपैक्ट जो है वो बाकी जगहों तक भी देने की कोशिश करती है और डिमोरलाइज कर देती है। मतलब इतना डोमिनेट करती है उन नतीजों के भरोसे विपक्ष को ही कि देखिए हमने फला पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर ली, इनके पास तो कुछ नहीं है और हम जीत रहे हैं। और उनके कार्यकर्ता एकदम से जो कॉन्फिडेंस लेवल है अलग दिखता है। जी देखो, इसमें 2-3 पॉइंट्स है। ये क्या बोल रहे हैं, ये बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रहे, सब जगह बीजेपी जीत रही है। उनका जो काम है, मैंने बोला था माइक्रो लेवल पर, इतना बढ़िया काम वो माइक्रो लेवल पर कर रही है। हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जो बूथ है, बूथ के ऊपर भी उनके बहुत सारे कार्यकर्ता है। और किसी ने एक एमएलए के खिलाफ कुछ बोला एक बूथ पर किधर भी, तो वहाँ से आधा घंटे के अंदर एमएलए के पास जाता है, मैसेज पहुँचता है। इतना उनकी तैयारी उन्होंने की है आज तक। अभी इलेक्शन हुआ ना, कल से उनका काम चालू हो गया कि अगले विधानसभा इलेक्शन है तो उससे पहले म्यूनसिपैलिटीज इलेक्शन है। म्यूनसिपैलिटीज इलेक्शन में कौन किसी पार्टी में जाता है किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि ये पार्टी के लेवल पर नहीं होता। ये सिर्फ होता है ऐसा ही, यानी कि उसको पार्टी लेवल कुछ नहीं है। तो उसमें क्या इलेक्शन का रिजल्ट आता है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिर से बताता आपको कि बीजेपी जो माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, बीजेपी से ये बहुत सारी जो विपक्ष की पार्टी है उन्होंने अपनी शक्ति क्रिटिसाइज करने के वजह, अगर उन्होंने बीजेपी कैसा काम कर रही है उसके ऊपर ध्यान रखकर उन्होंने काम किया तो मुझे लगता है वो भी बहुत सारा काम, अच्छा काम कर सकती है। और उनका जो बेस है, बेस यानी कि टॉप लीडर, ये टॉप लीडर कौन है? राहुल गांधी। क्या ये सीरियस है? क्या सीरियस नहीं है वो। देखो, मैं इसी पे आ रहा था कि आपने जो एक अच्छी बात कही ना कि बीजेपी यहां से जीतने के बाद अब ऐसा नहीं है कि जीत गए तो चादर तान के सो जाएंगे, वो कल से अपनी नई तैयारियों में लग जाएगी। लेकिन कांग्रेस क्या करती है कि वो तुरंत अपना बैग पैक करते हैं और विदेशों में रेस्ट करने, रिलैक्स करने के लिए पहुंच जाते हैं। भाड़ में जाए पार्टी, भाड़ में जाए मुद्दे। एक बार के लिए आए, बस शोर शराबा मचाया, चौकीदार चोर कह के या वोट चोरी के नारे देकर जो है आप बस निकल जाते हैं और कहते हैं कि बस इन्हीं नारों के सहारे जो है बदलाव आ जाएगा, पार्टी जो है एक मजबूत स्थिति में खड़ी हो जाएगी और लोग जो है वो बीजेपी या बीजेपी की लीडरशिप के खिलाफ हो जाएंगे। जबकि होता क्या है? उल्टा होता है। उसके नतीजे क्या आते हैं? उल्टे आते हैं। उल्टा जो है, जो बीजेपी से छटक रहे होते हैं वो और साथ में आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर आदमी उसके साथ अब रहना चाहता है जो उसे एक ताकत के साथ आगे लेकर चला जाए। एक बताऊं आपको जी, एक बताऊं आपको। देखो, अभी आपने पार्लियामेंट देखा जी, चोर मचाए शोर जैसा, गड़बड़, शोर मचाने का बस, और कुछ काम करने का नहीं, किसी को काम करने को देने का भी नहीं है। बीजेपी विपक्ष में थी, आपने देखा होगा, वो पार्लियामेंट में जाकर इतना सारे पॉइंट्स तैयार करती थी, सरकार को एक्सपोज करती थी। इनको चांस नहीं है? इनको चांस भी है, बहुत कुछ। अरे करो ना, यू एक्सपोज द गवर्नमेंट। लेकिन ये सिर्फ शोर मचाने का, बाहर जाने का, कुछ नहीं और बाहर जाकर
पब्लिसिटी लेने का। वो कुछ लोगों को एक काम दे रखा है तो, कि YouTube पे जाके वीडियो बना के जो है सरकार के अरे खिलाफ अपनी बोलते रहिए, उसी से अपनी- नैरेटिव चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं करेक्ट, होता। अपनी पॉपुलरिटी इस तरह से तैयार करो ना। ये बीजेपी वाले, ये लोग विपक्ष में थे तब वो भी चिल्लाते थे बहुत सारे, लेकिन बहुत बड़ा इशू हो गया तो वो चिल्लाते थे, गड़बड़ करते थे, लेकिन उन्होंने काम चलाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, यानी कि पार्लियामेंट में बैठकर उनको एक्सपोज करने का। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये काम जब तक विपक्ष नहीं समझेगा, कांग्रेस वो serious नहीं रहना समझेगा, सीरियस नहीं होंगे, राहुल गांधी गंभीर नहीं होंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। चलिए एक बड़ी खबर लेते हैं। जेडपी इलेक्शन 2025 के नतीजों को लेकर जो बड़ी खबर, चिंबल सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। गौरी प्रमोद कामत को मिले हैं 5,572 वोट। आपकी मारिया अंताओ की पारी 2,700 पर सिमटी। कांग्रेस की सेजल कैलंगुटकर के खाते में 2,381। आरजेपी की दीपिका काणकोणकर को मिले 1,900 के करीब वोट। 2,867 वोटों से यहां पर चिंबल सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है।